आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप इनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, इनको कामयाब करिए, ताकि बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की हुकूमत है और उससे पहले बिहार की जनता ने आरजेडी को 15 साल दिए। पिछले 30 साल से बिहार में कभी आरजेडी की सरकार रही तो कभी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही। एक इंसान की ज़िंदगी में 30 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है और 30 साल आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार के विकास से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को छोड़ो, बल्कि उन्होंने बिहार को बहुत पिछड़ा कर दिया। हम डेटा के ज़रिए इस बात को बता सकते हैं कि कैसे 15 साल जेडीयू ने बिहार के लिए उसको ना इस्तेमाल किया, ना बिहार में कोई विकास का काम किया। आप खुद जानते हैं कि कैसे अस्पताल का या 75 बेड का दवाखाने के तामीर का काम सब डिविजनल हॉस्पिटल का 11 साल से चल रहा है, अब तक ये ख़त्म नहीं होता। बाढ़ आती है तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। शिक्षा के लिए प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स तो ज़रूर हैं, मगर वहाँ पर टीचर का कोई इंतज़ाम नहीं है। आखिर क्या वजह है कि भारत का बिहार एक वाहिद प्रदेश है जहाँ पर 52% बच्चे अशिक्षित हैं? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे नौजवान बच्चे अगर डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स 5 साल लग जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि यहाँ का नौजवान दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मुख्तलिफ रियासतों को जाकर काम की तलाश में जाता है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप कुशवाहा साहब के उम्मीदवारों को और इस अलायंस में जो पार्टी है उनके उम्मीदवार, उनके प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब करिए, ताकि एक नए बिहार की तामीर हो सके। जो काम शिक्षा में नहीं हुआ, अस्पतालों के जिम्मे में नहीं हुआ, ये अहम काम है जिसको करना बेहद ज़रूरी है। आपके पास कल तक कोई विकल्प नहीं था, कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उपेंद्र कुशवाहा साहब के साथ आपको एक विकल्प दे रही है और आपसे गुजारिश कर रही है कि आप इनके उम्मीदवारों को, प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब करिए। मैं जानता हूँ कि मुझ पर उंगलियाँ उठाई जाएंगी, मुझ पर तनकीद की जाएंगी, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार के दौर में आज ये गरीब को अगर शौचालय बनाना है तो उसको वो शौचालय उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कि वो गरीब 2000 की रिश्वत नहीं देता। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को अगर घर हासिल करना है तो उसको 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। इसका भी नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं है। यही अहम बातें हैं जिनको आपको देख कर वोट देना है। आरजेडी को आपने 15 साल मौका दिया और 15 साल में एक परिवार के 2 लोगों को आपने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अब बिहार में एक बदलाव की लहर चल रही है और मैं जहां कहीं भी जा रहा हूं, लोग आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार और बीजेपी से तंग हैं। वो ये देख रहे हैं कि इसका मुतबादिल क्या है, इसका विकल्प क्या है। इसका मुतबादिल और विकल्प जनाब कुशवाहा साहब हैं। आप इनको कामयाब और यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइए। तीसरी बात यह है कि हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगता है जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार को आए और बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो ये नहीं बता पाए कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का क्या विकास किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया और कहा कि वो पाकिस्तान की हित में बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से
कि आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार को आता है और यहाँ पर आकर भी उसको असदुद्दीन ओवैसी ख्वाब में क्यों दिखाई देते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है और बिहार को आकर बिहार की जनता के सामने पाकिस्तान की बात करते हैं। हमने कभी पाकिस्तान को अपने ख्वाब में भी हम नहीं सोचते पाकिस्तान में। हमारे बुजुर्गों ने जब वो जिंदा थे तो उन्होंने एक बड़ा सही फैसला लिया और वो फैसला ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना फेरी को नहीं मानते। ये भारत की सरजमीन हमारी सरजमीन है, इसीलिए हमने उसको अपना वतन माना और हम सुबह क़यामत तक यहाँ पर रहेंगे, बाइज़्ज़त शहरी बनकर रहेंगे, अपने हम सेट करियो आदमी सबके और अपने पसंद के उम्मीदवार को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि बाबा साहिब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है। मैं बीजेपी के लोगों को जो बार-बार पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ पर आपका बेनीपुर का ये विधानसभा है, ये दरभंगा की पार्लियामेंट की सीट का भी हिस्सा है। यहाँ पर किसी ज़माने में जनाब कीर्ति आज़ाद साहब यहाँ के सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कभी उनसे पूछ लीजिए, यूट्यूब पर हमारा वीडियो भी है, जब हम और कीर्ति आज़ाद साहब और मुख्तलिफ बीजेपी के यशवंत सिन्हा भी जब बीजेपी में थे, शाहनवाज हुसैन, ये सब हम लोग दूसरे सब पार्टी के लोग मिलकर पाकिस्तान को गए थे यशवंत सिन्हा साहब की क़ियादत में। तो वहाँ पर इस्लामाबाद में एक टीवी पर एक डिबेट हुआ जिसमें मैं, कीर्ति आज़ाद साहब और मणिशंकर बैठे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अब जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके नवाज शरीफ के उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर और एक इस्लामी तंजीम के कोई मौलाना बैठे थे। वो इस्लामी तंजीम पाकिस्तान के मौलाना वो शुरू हो गए और उन्होंने शुरू कर दिया भारत के बारे में, भारत की जमहूरियत के बारे में, कि भारत में यहाँ पर इस तरह का जुल्म हो रहा है, क़त्ल व गारतगिरी हो रही है। और कीर्ति आज़ाद साहब को वो मौलाना का सवाल का जवाब देना था। हमारे बाजू कीर्ति आज़ाद बैठे थे, हमने कहा कि कीर्ति आज़ाद साहब ज़रा थोड़ी देर खामोश हो जाइए, मौलाना को हम लपेट लेते हैं थोड़ी देर। भारत के मौलाना नहीं थे, वो पाकिस्तान के थे। यहाँ के मौलाना बहुत काबिल हैं। तो खैर वो मौलाना को हमने जवाब दिया, बहुत कुछ उनको बताया, तो मौलाना बड़े भड़क गए, बहुत बढ़ के, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मौलाना ने हमारे करीब आकर हमसे कहा कि ओवैसी ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा क्यों, क्या आप इस्लाम का ठेका लेके रखे हैं? ये लोग, ये बीजेपी के लोग जो है, इनके दिलो दिमाग में अगर कोई ओवैसी दिखता है तो पाकिस्तान इनको नज़र आता है। हम बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अपनी सोच को तब्दील नहीं कर सकते तो मत करिए, मगर आप एक बात याद रखिए कि आपकी इस बकवास से कोई भारत का मुसलमान या दलित या जो बाशऊर लोग हैं वो मुतासिर होने वाले नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक हम तमाम से है, वो है एनआरसी एनपीआर का मसला। आप तमाम ने मिलकर एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था ना, आपने सबने किया था ना। जब हम रोड पर निकलकर कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रहे थे तो क्या आपके साथ कोई आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू का नेता साथ में खड़ा था? अब आप बताइए कि ये एनपीआर एनआरसी सीएए का जब कानून भारत की लोकसभा में पेश हुआ तो उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, मगर आखिर आपने देखा कि हम वाहिद लोग अपने पार्लियामान से इम्तियाज जलील, जिन्होंने कानून को काला कानून कहकर पार्लियामेंट ये कहकर कि मजहब के नाम पर कानून बनाया जा रहा है। आज जो हमको फिरका परस कहते हैं, जो हमको वोट कटवा कहते हैं, जो हमको किसी का बी टीम बनाकर कहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए आपका एनपीआर एनआरसी पर आपकी राय क्या है?